हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम साइंस प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें एनसीईआरटी की कक्षा 6, 7, 8 की विज्ञान पर आधारित 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, जो सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले भी 2 पार्ट हम करवा चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जब हम क्रोध, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या एड्रिनेलिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एड्रिनेलिन एक हार्मोन होता है जिसे एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। यह एड्रिनल नामक ग्रंथि से स्रावित होता है और यह दिल की धड़कन को तेज कर देता है, इसलिए तनाव समायोजन में यह हमारी मदद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसकी दोस्त सहाना जो है वह इस बात से असहमत है कि भिंडी एक फल है। तो कौन सा कथन सत्य है देखते हैं हम। फर्स्ट है भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। सेकंड, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है। सी, भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकती। भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः वह एक सब्जी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भिंडी में बीज होता है और वह ऊपर एक आवरण से ढका हुआ भी रहता है, इसलिए उसके पूरे आकार को हम फल बोलते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल हम सब्जी के रूप में करते हैं, तथा कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें सीधा कच्चा फल खाते हैं। जैसे भिंडी होता है तो कुछ लोग इसे कच्चा भी खाते हैं और कुछ लोग इसे सब्जी बनाकर भी खाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्यों को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? खसरा, पोलियो, टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है ये वायरस द्वारा नहीं होता बल्कि बैक्टीरिया द्वारा होता है, तो ये कट जाएगा पहले ही। सेकेंड है खसरा, टाइफाइड, 6 रोग, इसमें भी देखिए टाइफाइड आ गया तो ये भी नहीं होगा। सी, खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। और डी, चिकन पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी। मलेरिया जो होता है ये भी जीवाणुओं द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है, तो ये भी कट जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खसरा, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए ये तीनों ही रोग वायरस द्वारा होते हैं। वायरस को विषाणु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा स्वपोषी है। पालक, छत्रक, टमाटर, यीस्ट, तुलसी, शैवाल, अमरबेल। छत्रक, शैवाल, पालक, टमाटर, केला, शैवाल, अमरबेल, केला, आम। देखिए जो अमरबेल होता है ये परपोषी होता है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता बल्कि दूसरे पौधों से प्राप्त करता है, तो ये तो कट जाएगा। बी में भी अमरबेल है तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ए और सी। तो ए में यीस्ट है। ये जो कवक होते हैं ये एक परपोषी होते हैं, ये भी अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, तो इसका ए भी कैंसिल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शैवाल, पालक, टमाटर, केला ये चारों ही अपना भोजन खुद बनाते हैं और ये स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। मानव शरीर में जो पोषण होता है, भोजन ग्रहण करना, ये विभिन्न जो विधियां होती हैं पोषण की, तो ये किस क्रम में होते हैं यहाँ पे हमको ये बताना है। तो फर्स्ट दिया है अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण, पाचन। तो इन सभी का हमें क्रम सही करना है। इन चरणों को उस क्रम में लगाइए जिस क्रम में शरीर में होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है शरीर में? सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पे हो गया सबसे पहले अंतर्ग्रहण, तो फर्स्ट हो जाएगा 4। अंतर्ग्रहण के बाद होता है पाचन, उस भोजन का पाचन होगा तो हो जाएगा 5। पाचन के बाद जो भोजन पचेगा उसका अवशोषण होगा, तो हो जाएगा अवशोषण फर्स्ट में है। अवशोषण के बाद होगा स्वांगीकरण 3, और स्वांगीकरण के बाद जो भी खराब पदार्थ बचेगा तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, तो हो जाएगा 2। तो अब देखेंगे 4, 5, 1, 3, 2 किस में है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, 4, 5, 1, 3, 2, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
मानव नेत्रों में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। मानव नेत्र में शलाकाएं होती हैं और शंकु होते हैं, तो इनके विषय में सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है, शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शलाकाएं वर्ण रंगों की अनुभूति कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। शंकु जो होते हैं वह तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, इससे संवेदनाएं ये भेज सकते हैं और सभी रंगों का अनुभव भी शंकुओं द्वारा ही होता है। जबकि ये जो शलाकाएं होती हैं यह कम प्रकाश में बहुत अधिक सुग्राही होती हैं। जब प्रकाश कम होगा तो यह अधिक सुग्राही होंगी। जैसे कि हम प्रकाश में देखते हैं तो हमारी आंखें फैल जाती हैं, तो वह किसके कारण होती हैं? शलाकाएं होती हैं वह, क्योंकि वो कम प्रकाश में कम प्रकाश में ज़्यादा सुग्राही होती हैं। और ये जो शलाकाएं होती हैं इनसे हम बहुत ही कम प्रकाश के रंगों को देख पाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्त काल है। तो ये क्या दिया है? 5000 हर्ट्ज, ये तो आवृत्ति दिया है। तो आवृत्ति को हम यप से प्रदर्शित कर दिए, तो यप बराबर हो जाएगा 5000 हर्ट्ज। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि आवर्तकाल बराबर, आवर्तकाल क्या है? तो एक फार्मूला होता है, आवर्तकाल बराबर 1/f या 1/ आवृत्ति। तो ऐसे हम जब 1/5000 हर्ट्ज करेंगे तो एक में जब 5000 का भाग देंगे तो कितना आएगा? करिए आप सब लोग। आ जाएगा 0.0002 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 0.0002 सेकेंड। तो इसमें कहाँ पे ये दिया है? ऑप्शन नंबर सी देखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ये फार्मूला याद रखिए कि आवर्तकाल बराबर होता है 1/ आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है यूरेनस, बी मंगल, सी शुक्र और डी बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बुध और शुक्र ये 2 ग्रह हैं जिनका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग के सही क्रम को दर्शाया गया है? मानव उत्सर्जन तंत्र में जो मूत्र का मार्ग होता है तो कौन से ऑप्शन में उसका सही क्रम दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, वृक्क मूत्राशय मूत्रवाहिनी मूत्रमार्ग, वृक्क मूत्रवाहिनी मूत्राशय मूत्रमार्ग। सी है वृक्क मूत्राशय मूत्रमार्ग मूत्रवाहिनी, डी वृक्क मूत्रमार्ग मूत्राशय और मूत्रवाहिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वृक्क होता है, फिर मूत्रवाहिनी होती है, फिर मूत्राशय होता है और सबसे लास्ट में मूत्र मार्ग होता है। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र का सही क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प आते, मरोड़ या खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम कोई शारीरिक मेहनत वाला कार्य करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पेशियों में मरोड़ या खिंचाव उत्पन्न होती है। ऐसा होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज का पाइरूवेट में परिवर्तित ना होना, पाइरूवेट का अल्कोहल में परिवर्तित ना होना, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित ना होना या पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित ना होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्ति जब कोई शारीरिक परिश्रम ज़्यादा करता है तो उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और व्यक्ति ज़्यादा थकान का अनुभव करता है। ऐसा किस कारण से होता है? कि जब पाइरूवेट सीधे लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होता है तो जिससे कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है। तो इसी कारण से क्या होता है? मरोड़ या खिंचाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पोलियो का कारण है प्रोटोजोआ, फफूंद, विषाणु या बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पोलियो होता है विषाणु या बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता है? ग्रसिका, बृहदांत, मलाशय। मुख गुहिका, ग्रसिका, बृहदांत। बृहदांत क्या होती है? बड़ी आंत।
और सी है मुख गुहिका, बृहदांत्र, मलाशय, डी मुख गुहिका, ग्रसिका और मलाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रसिका, बृहदांत्र और मलाशय। मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का ये वह समुच्चय है जिसमें कोई पाचन कार्य नहीं करता है। तो ये तीनों ही कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु की आभासी विवर्धित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का, केवल उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस दोनों का, केवल अवतल लेंस का। क्या यहाँ पे कह रहा है? किसी वस्तु की आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों के द्वारा ही किसी वस्तु का आभासी और विवर्धित छवि बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जंतुओं में से रुमंथी रुमैनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। ये रुमिनेंट जंतु क्या होता है, ये भी आपको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज वीडियो में बताया गया था। तो यहाँ पे फर्स्ट है गाय भैंस हिरन, बी बिल्ली भैंस हिरन, सी गाय भैंस कुत्ता और डी गाय हिरन कुत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भैंस, गाय, हिरन। रुमिनेंट जो जंतु संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं, इनमें क्या विशेषता होती है? इनकी पाचन क्रिया में विशेषता होती है। जो वहाँ पे आपको बताया गया था एनसीईआरटी की वीडियो में, वहाँ पे आपको चित्र से भी दिखाया गया था। वह भोजन को ग्रहण करते हैं और उनमें एक थैली होती है जिसमें वो भोजन को एकत्रित कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चबा कर उसको धीरे धीरे खाते रहते हैं। तो पहले वो निगल कर जल्दी से एकत्रित कर लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे चबाकर खाते रहते हैं। तो ये कौन से हैं? गाय, भैंस और हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। केला, बैगन, भिंडी, कद्दू। इनमें से पौधों का ऐसा युगल चुनिए जिनमें 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 और 4, 2 और 3, 1 और 4, 1 और 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, केला और कद्दू। केला और कद्दू दोनों ऐसे पौधे हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है। जैसे केले में क्या क्या खाया जाता है? उसका फल एवं पुष्पक्रम खाया जाता है, तथा कद्दू में फल और उसकी विसर्पी बेल, या इसी कह सकते हैं पत्तियां एवं तना सब्जी बनाने में। कद्दू जो होता है उसकी पत्तियां और तना सब्जी बनाने में प्रयोग में किया जाता है। तो यह हो गया केला और कद्दू, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस तालाब के जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं। टैडपोल क्या है? यह मेढक का विकसित रूप है। तो जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होगी? जब मेढक वयस्क हो जाता है तब उसे टैडपोल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस जल में निम्नलिखित में से किस वस्तु की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए? ऑक्सीजन की, आयोडीन की, नाइट्रोजन की या क्लोरीन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिस तालाब में टैडपोल वृद्धि कर रहे होते हैं उस जल में आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए, अन्यथा वृद्धि कर रहे टैडपोल मर जाएंगे। तो ये हो गया टैडपोल, जो मेढक का वयस्क रूप नहीं बल्कि वयस्क से पहले वाला रूप होता है। टैडपोल ही वयस्क होकर मेढक बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। युग्मनज, युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण। युग्मक, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण। युग्मक बनना, युग्मनज, निषेचन, भ्रूण। युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण और युग्मनज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानवों में जनन की अवधि की जो घटनाओं का सही क्रम है, पहले युग्मक बनना होता है, युग्मक बनता है, उसके बाद निषेचन होता है, फिर युग्मनज का निर्माण होता है और फिर भ्रूण विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। क्रोमोसोम, गुणसूत्र या जीन, न्यूक्लियस, केंद्रिका या राइबोसोम। इनमें से किसी कोशिका के केंद्रक के भाग हैं 2, 3 और 4, 2 और 3, 1, 2, 3, 1 और 3। तो कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, जीन होती है और कोशिका के जो केंद्रक होता है उसमें गुणसूत्र होते हैं, जीन होता है और
केंद्रिका होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों ही कोशिका के केंद्रक के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, आंवला में, कच्चे आमों में, अंगूरों में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, नींबू में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है या नहीं? कच्चे आमों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और अंगूरों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इनमें खट्टापन आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। प्लास्टिक के कौन कौन से गुण होते हैं? अच्छी जो प्लास्टिक होती है वह टिकाऊ होती है, वजन में हल्की होती है और किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करती, जैसे अनअभिक्रियाशील होती है। तो हम देखेंगे किसमें है ये। टिकाऊ है, विद्युत के सुचालक हैं, अनअभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे विद्युत की सुचालक नहीं होती है प्लास्टिक, तो ये कट जाएगा। बी, टिकाऊ है, ऊष्मा के सुचालक, अनअभिक्रियाशील, ऊष्मा की सुचालक भी नहीं होती, मतलब अनअभिक्रियाशील मतलब कोई अभिक्रिया नहीं करेगी, तो ऊष्मा की सुचालक भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। सी देखिए, ऊष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक। यहाँ पे विद्युत के सुचालक और ऊष्मा के सुचालक तो होंगे ही नहीं, तो ये भी कट जाएगा। डी देखें, टिकाऊ, वजन में हल्के और अनअभिक्रियाशील। अनअभिक्रियाशील मतलब कोई अभिक्रिया नहीं करते, जैसे लोहा होता है, अगर उसे खुले में रख दिया जाए तो वह वायु और नमी में अभिक्रिया करता है, जिससे उसमें जंग लग जाता है। तो प्लास्टिक में ऐसा गुण नहीं होता, वह अनअभिक्रियाशील होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टिक टिकाऊ भी होती है और वजन में हल्की भी होती है और अनअभिक्रियाशील भी होती है, इसे ज़्यादा समय तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। सूची छिद्र जैसे कोई कैमरा है और उसके दूरस्थ किसी रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है आभासी, सीधा, रंगीन और छोटा। बी, वास्तविक, सीधा, रंगीन और छोटा। सी, वास्तविक, उल्टा, श्याम एवं श्वेत और छोटा। वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा सदा छोटा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानीपूर्वक उखाड़ कर उसकी जड़ें और पत्तियों का परीक्षण करें, यहाँ पर होगा जड़ें और पत्तियों का परीक्षण करें, तो आप क्या पाएंगे कि उसमें मूसला जड़ें, समांतर सिरा विन्यास, मूसला जड़ें, जालिका रूपी सिरा विन्यास, रेशेदार जड़ें, जालिका रूपी सिरा विन्यास या रेशेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। घास जो होता है उसमें रेशेदार जड़ें होती हैं और उसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें समांतर सिरा विन्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थों को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम है घड़ियाल, ऑक्टोपस, कछुआ, स्टारफिश या तारामीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सा जंतु है? स्टारफिश या इसी को तारामीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात है। क्षुद्रांत हो गई छोटी आंत और बृहदांत हो गई बड़ी आंत, तो इनके लंबाइयों का अनुपात पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 8:1, 5:1, 1:5, 1:8। तो क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात होगा 5:1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का सामान्य ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में F लिखा जाता है और सेल्सियस में C लिखा जाता है। तो इनका भी ध्यान दीजिएगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट
देखिए किसमें है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। कौन कौन से ऊष्मा के कुचालक हैं? वायु जल प्लास्टिक, ऊन लकड़ी आयरन, जल कॉपर लकड़ी, वायु एल्यूमिनियम ऊन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु जल और प्लास्टिक, ये तीनों ही ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जबकि ये जो कॉपर है, आयरन है और ये जो एल्यूमिनियम है, ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र समीर का कारण है। समुद्र में जो समीरें चलती हैं उसका क्या कारण है? दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, दिन के समय समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल की धीमी गति से ठंडी होना, रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। तो समुद्र समीर का कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। तो ये इसी कारण क्या होती है? समुद्री समीर उठती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। इस क्षेत्र की मृदा कैसी होनी चाहिए? दोमट और बलुई, मृमंड, बलुई और मृमंड, मृमंड और दोमट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मृमंड और दोमट। ये गेहूं और चने के अनाजों को उगाने के लिए इस प्रकार मृमंड और दोमट प्रकार की मृदा उपजाऊ होती है या अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रहती है तो इस पर एक हल्की परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ होता है। कॉपर की प्लेट को अगर लंबे समय तक किसी नम वायु की जगह में खुली छोड़ देते हैं तो इस पर क्या होता है? एक हल्की हरी हरी परत जम जाती है। तो यह हरा पदार्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, सी है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, डी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कॉपर की जो प्लेट को अगर नम वायु में खुला रख देते हैं तो यह वायुमंडलीय जो CO2 होती है और नमी तथा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हरे रंग का एक मिश्रण बनाती है जो उसमें हरी हरी परत के रूप में जम जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट का मिश्रण, यह हरा पदार्थ इनका मिश्रण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जा सकता है? ईंधनों का जो ऊष्मीय मान होता है उसको किस मात्रक में व्यक्त किया जा सकता है? कैलोरी प्रति ग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, जूल, किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी प्रति ग्राम। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका जो ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक होता है वह होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस वीडियो से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।